नमस्कार दोस्तों, मिथ्स इन टोटल नी रिप्लेसमेंट ये सेकंड एपिसोड है। आज हम बात करेंगे कि पेशेंट एडमिट होने के बाद क्या-क्या कंट्रोवर्सीज आती है। तो या तो हम क्या-क्या चीज़ें करते हैं, कई सर्जन करते हैं, कई नहीं करते। मैं अपना प्रोटोकॉल बताऊंगा। क्या सच है, क्या गलत है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है नेट पे या डॉक्टर्स देते हैं, उसको थोड़ा हम गौर से देखेंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो मेरे आइडियाज़, मेरे ओपिनियंस हैं एंड ओवर द इयर्स मैं इन चीज़ों में मानता हूँ। आप अपने डॉक्टर से सलाह-मशवरा करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे अंधविश्वास ना करें। लेकिन मैं अपने आइडियाज़ पब्लिक के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत गलतफ़हमियाँ घूम रही है नी रिप्लेसमेंट के बारे में। तो पेशेंट को मेजर सर्जरी के 1 दिन पहले एडमिट होना चाहिए। कई पेशेंट बोलते हैं कि हम सर्जरी के 2 घंटे पहले एडमिट हो जाएँ, ये गलत है। क्योंकि मेजर सर्जरी होती है, आप जब एडमिट होते हो फिज़िशियंस आके देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आके देखते हैं, आपका प्री ऑप ब्लड प्रेशर चेक होता है, कभी-कभी एंग्ज़ायटी के कारण ये बढ़ सकता है, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। सेकेंडली हम प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया देते हैं रात को सर्जरी के पहले, जिसमें हम दवाइयाँ देते हैं जिससे पेशेंट काम हो जाए और पेन नहीं हो ज़्यादा सर्जरी के बाद भी। थर्ड, हम एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से लेग को साफ़ करते हैं और सुबह भी एंटीबायोटिक सोप से हम वॉश वगैरह कराते हैं बॉडी को, ताकि इन्फेक्शन का रिस्क, लोकल बैक्टीरिया कम हो जाए, इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाए। फिर लेग को स्टेराइल शीट में रैप करके ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। तो 1 दिन पहले एडमिट करने के कई फ़ायदे होते हैं। अब हम बात करेंगे एनेस्थीसिया की। तो पहले तो हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते थे। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने में मोटर वीकनेस भी होती है लेग्स में और यूरिनरी कैथेटर डालना पड़ता है। आजकल पेन मैनेजमेंट इतना अच्छा हो गया है कि हम यूरिनरी कैथेटर वगैरह नहीं डालते। हम एक सिंगल शॉट स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। यूनिलैटरल नी हो या बायलैटरल नी हो, 2 अढ़ाई घंटे में ये खत्म हो जाते हैं और हमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद में हम पेन मैनेजमेंट के लिए एडक्टर कैनाल ब्लॉक दे देते हैं, जो सेंसरी ब्लॉक है। इससे मसल पावर वीक नहीं होता, लेकिन सेंसेशन पेन की कम हो जाती है, तो पेशेंट 12-14 घंटे में चलने लगता है। और एक कंट्रोवर्सी आती है कि हमारे नेबर ने सर्जरी किया, वो तो 2 घंटे में चलने लग गए, हमारे नेबर ने सर्जरी किया, वो 2 दिन बाद चले, तो क्या सही चीज़ है? तो इसमें अगर पेन मैनेजमेंट अच्छा है, तो पेशेंट जल्दी भी चल सकता है, 2 घंटे बाद भी चल सकता है, लेकिन हम ये अप्रोच नहीं लेते। कई लोग नी में ड्रेन भी नहीं डालते, बोलते हैं कि ड्रेन डालने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। लेकिन कई पेशेंट्स में अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, तो फिर नी ब्लू कलर का हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और लेग में भी काफ़ी ग्रेविटेट हो जाता है, डिस्कलरेशन। एंड अगर नी में स्वेलिंग रहे तो फिर फिजियोथेरेपी थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है, रिकवरी थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो हम मिडल पाथ लेते हैं, हम 6 या 8 घंटे के लिए ड्रेन रखते हैं। जो इनिशियल ब्लड आता है नी में वो निकल जाता है, 6-8 घंटे के बाद हम ड्रेन निकाल देते हैं या 12 घंटे के बाद, और फिर पेशेंट चल सकता है। तो हमारे पेशेंट जनरली 12 घंटे बाद चलते हैं। इन द मीन टाइम डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो, उसके लिए हम काफ कंप्रेशन डिवाइस चलाते हैं। आपके काफ को कंप्रेशन करते रहते हैं ताकि ब्लड फ्लो चलता रहे, स्टैग्नेट ना हो और डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। तो ये तो ऑपरेशन थिएटर में ही लग जाता है, पेशेंट को ये 2 दिन तक चलते रहता है और पेशेंट 12 या 14 घंटे में हम वॉक कराते हैं, एक टाइम ड्रेन निकल जाए तो। अगर नी ड्रेन अंदर रखें और पेशेंट को चलाएं, तो कभी नी ड्रेन अटक के टूट सकता है, तो ये नहीं करना चाहिए। एक टाइम नी की ड्रेन निकल गई, फिर हम आइसिंग वगैरह शुरू करते हैं और पेशेंट को चलाते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि हमारी इंसिशन कितनी बड़ी होगी। तो मेरे हिसाब से इंसिशन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ गुड और बैड सर्जरी। सर्जन जितना इंसिशन लेता है, वो अपना काम अच्छा करने के लिए लेता है। कई लोग
3 इंच 4 इंच का इंसिशन लेते हैं, कई लोग 6 इंच का इंसिशन लेते हैं। इट डज नॉट मैटर, इंसिशन लेंथ का कोई मायने नहीं है। सर्जन को अंदर जाके अच्छा विजुअलाइजेशन चाहिए, जॉइंट का अच्छा सीमेंटेशन चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। अगर आपका एक्सपोजर अच्छा है, ज़्यादा रिट्रैक्शन नहीं होती, तो सॉफ्ट टिश्यूज भी ज़्यादा पेन नहीं करती है। तो इंसिशन लेंथ इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ गुड और बैड सर्जरी। अगर सर्जन 6 इंच इंसिशन लेता है और बेटर काम करता है अंदर, ताकि आपका घुटना 25 साल चले, तो वो बेटर है, रादर देन कोई सर्जन जो 4 इंच इंसिशन करके फिर जॉइंट टेढ़ा बैठा रहा है या सीमेंटेशन परफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये हर एक सर्जन की स्पेशलिटी होती है, और कई सर्जन छोटे इंसिशन में भी अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन इंसिशन शुड नॉट बी एन इंडिकेटर ऑफ डिसाइडिंग कि मैं इस सर्जन के पास जाऊं या उस सर्जन के पास जाऊं। इम्प्लांट्स के बारे में मैंने प्रीवियस एपिसोड में बात कर ली है। मोर इम्पोर्टेंट देन इम्प्लांट इज अलाइनमेंट। आपका अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए विद इन 3 डिग्रीज ऑफ नॉर्मल मैकेनिकल एक्सिस, तो आपका नी लंबा चलेगा। दूसरा, लिगामेंट बैलेंसिंग। जब डिफॉर्मिटीज ज़्यादा होती है नी में, जैसे कि बो लेग हो गए या वाल्गस नी हो गया, तो सर्जन को लिगामेंट बैलेंसिंग अच्छा करना चाहिए, ताकि नी जब बेंड हो और स्ट्रेट हो, लिगामेंट सिमिलर टेंशन में होने चाहिए। इससे एक बहुत नेचुरल फील आता है, नी का सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती। दूसरा एक प्रश्न आता है कि हम 3-4 दिन बाद जब घर जाएं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एक तो कमोड की हाइट बढ़ा देनी चाहिए, बेड की हाइट बढ़ा देनी चाहिए। इनिशियली अगर आप हाई चेयर हाई सोफा पे बैठोगे तो एफर्ट टू गेट अप कम लगता है, पेन कम होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं सर्जरी के बाद। तो मेन मसल जो है वो हम कट करते हैं नी के अंदर जाने के लिए फॉर नी रिप्लेसमेंट। मसल डेफिनेटली वीक होती है आफ्टर सर्जरी। तो कई पेशेंट कंप्लायंट होते हैं, उन्हें जो एक्सरसाइजेस हम नी रिप्लेसमेंट के रिकवरी फेज में सिखाते हैं, वो अपने आप 2 या 3 टाइम या 4 टाइम भी करते हैं, घर में प्रॉपर आइसिंग करते हैं। लेकिन कई पेशेंट्स होते हैं जिसे थोड़ा हेल्प लगता है, जो अपने आप नहीं करते या नहीं करना चाहते। तो एवरी केस इंडिविजुअल होता है, तो हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हमारी सर्जरी के बाद पेशेंट को फिजियोथेरेपी नहीं लगेगा। और फिजियोथेरेपी देना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मसल्स वीक होती है, मसल स्ट्रॉन्ग करके चलो तो एक्सीडेंट्स या फॉल्स कम होंगे आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। हमने देखा है कभी कभार पेशेंट घर जाके फिजियोथेरेपी नहीं करते, वीक नीज के साथ चलते हैं, उन्हें पता नहीं होता वॉकर कब छोड़ना, वॉकिंग स्टेप का कब छोड़ना, और गिर जाते हैं और बुरे फ्रैक्चर्स लेके आते हैं आफ्टर सर्जरी। तो फिजियोथेरेपी मेरे हिसाब से तो हफ्ता 10 दिन लेनी चाहिए। इनिशियली आप फिजियोथेरेपिस्ट को घर बुला सकते हो, मेक श्योर आपका मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा आ रहा है, आपके नी में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती। कई पेशेंट्स नी के नीचे पिलो रख के सोते हैं तो फिर नी बेंट ही रह जाता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट ये सब चीज़ें अवॉइड करवाते हैं आपको। प्रॉपर फिजियोथेरेपी से आपकी मसल्स जल्दी स्ट्रांग होती है। और मेरे हिसाब से तो 7 to 10 डेज या 15 डेज ऑफ फिजियोथेरेपी करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट आके आपको हेल्प ही करेगा, और जो चीज़ें आप गलत कर रहे हो घर में वो करेक्ट करेगा, और सर्जन के संपर्क में भी रहता है। कभी कोई प्रॉब्लम आ गया तो कम्युनिकेशन हो जाती है। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज हमने एड्रेस की है इन 2 एपिसोड्स में। आशा है आपको ये सब पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए, और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी और नए निराले एपिसोड लेके आएंगे आपके लिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।